Hey guys, this is your host Ibrahim Susiwala, and you're listening to the new podcast that is Chronic Convo. I hope that all of you are doing well. जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे इस कोरोना वायरस के वक्त में। आज का जो पॉडकास्ट है ये मैंने स्पेशली हिंदी में रिकॉर्ड किया है और इसे ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया है हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर मधुसूदन राज के साथ। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एस्टीम्ड बंदे हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनका वक्त भी बहुत कीमती होता है। सो हमें बहुत वक्त से उनका इंतज़ार था कि वो हमें टाइम दे और हम उनसे बात कर पाएँ इस पॉडकास्ट पे, और उन्होंने आज वो वक्त दिया और हमने जो भी हो सकता है उस तरह उसको रिकॉर्ड कर लिया एटलीस्ट पहले, क्योंकि लाइव करना आज मुनासिब नहीं था छोटे वक्त में। सो हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया है और अब आपको पेश कर रहे हैं। मैं आपको डॉक्टर मधुसूदन राज के बारे में तो बताऊंगा, वो कौन हैं, उन्होंने क्या अचीव किया है लाइफ में, हर चीज़। लेकिन उससे पहले आज का पॉडकास्ट क्यों इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं आपको। आज का जो पॉडकास्ट है वो हम बहुत पहले से करना चाहते थे, वो मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। लॉकडाउन से भी पहले से मैं करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब लॉकडाउन के वक्त में तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। आज का जो मेन टॉपिक जो है इस पॉडकास्ट में जो हमने डिस्कस किया है वो है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऑल द कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। इकोनॉमिक कंडीशन जब बोलते हैं तो उसका मतलब होता है आर्थिक स्थिति जो हमारी है, ना सिर्फ इंडिया में बट दुनिया की हर एक कंट्री की। वर्ल्ड इकोनॉमी जिसे बोलते हैं उसको हमने डिस्कस किया है डॉक्टर मधुसूदन राज के साथ। डॉक्टर मधुसूदन राज के बारे में थोड़ी बातें बता दूं आपको। डॉक्टर मधुसूदन राज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी पीएचडी, अपनी एमफिल, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री सब कुछ इकोनॉमिक्स में ही की है। सो ही इज़ आउट एंड आउट इकोनॉमिस्ट। ही हैज़ स्टडीड, उन्होंने अमेरिका में जाके एलबामा नाम की जगह में लुडोविक वॉन मिसेस नाम की जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पढ़ाई की है, और उन्होंने वहाँ पे स्पेसिफिकली ऑस्ट्रिया नाम की जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी की पढ़ाई की है। सो उन्होंने ऑस्ट्रियन इकोनॉमी को रिसर्च किया है और उसकी पढ़ाई की है, उससे सीखा है, और वो ऑस्ट्रियन कैपिटलिज्म जो है उसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। बहुत ही फ्री स्पिरिटेड बंदे हैं। ही हैज़ हिज यूथफुल exuberance as well, which is an added advantage for all the listeners to tune into and to really absorb। उसे सराहना हमें बहुत ज़रूरी है आज। उनसे हमने बात इसलिए की है क्योंकि बहुत वक्त से हमारी जो आर्थिक स्थिति है इंडिया की वो तो मुश्किल में थी ही। ये लॉकडाउन से पहले ही हम 45 ईयर्स की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 45 ईयर्स में रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे थे ऑलरेडी बिफोर ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ था। और उसके बाद ये लॉकडाउन शुरू हो गया है, कोरोना वायरस आ गया है और हमारे सारे के सारे बिजनेसेस बंद हैं, ज़्यादातर बिजनेसेस बंद हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे, आर्थिक स्थिति पे क्या असर आने वाला है वो हम जानना चाहते थे, क्योंकि अब हाई टाइम है, ये वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे हम ऐसे गुजरने नहीं देना चाहते। मैंने इस पॉडकास्ट को जानबूझ के हिंदी में रिकॉर्ड किया है क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, और मैं अपने देश के हर एक नागरिक के साथ ये पॉडकास्ट शेयर करना चाहता हूँ, भले ही वो हिंदी बोलते हो या नहीं बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो या नहीं बोलते हो। एटलीस्ट हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है। सो मैंने चाहा कि इस पॉडकास्ट को मैं हिंदी में रिकॉर्ड करता हूँ, और जितने भी लोग जो हिंदी नहीं समझते हैं, जो इंग्लिश में समझते हैं, ऑल द लिसनर्स हु आर नॉट able to understand Hindi and are English speakers, I'm going to put in subtitles in a couple of days, so please bear with me. I will notify you once the subtitles are in place through my Facebook page, Official Chronic Convo, and the Instagram page as well. So stay tuned for that. रही बात ये जो पॉडकास्ट सुनने की,
सो इस पॉडकास्ट में डॉक्टर मधुसूदन राज जो प्रेसिडेंट है मिसीज फाउंडेशन के, उनके साथ हमने बहुत सारी बात की और उनके पूरे वक्त को, उनका जितना भी वक्त था, बहुत ज़्यादा था नहीं, हम तो ये एपिसोड्स 2-2 3-3 घंटे के भी करते हैं, लेकिन उनके पास 1 घंटे जितना वक्त था, 1 आवर जितना वक्त था। सो हमने उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है। बहुत सवाल और भी हैं जिसके लिए हम उन्हें होपफुली वापस इस पॉडकास्ट पे लाएंगे इंशाल्लाह। बट फॉर द टाइम बीइंग हमने इसे जितना अच्छे से यूज़ कर सकते थे वैसे किया। सो आई होप कि आप एंजॉय करेंगे। डॉक्टर मधुसूदन राज का ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको उनकी और बातें सुननी हैं, अगर आपको उनको और फॉलो करना है, तो आप उनकी यूट्यूब चैनल जो है मधुसूदन राज, अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे तो उनकी यूट्यूब चैनल इसी नाम से है। उन्होंने 62 जितनी वीडियोस उस पर पोस्ट की हुई है। सो आप वो चैनल के अंदर उनकी वीडियोस देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी चैनल जो क्रॉनिकॉन, वो मेरी चैनल जो है, उस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है और वीडियोस अच्छी लग रही है, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं नया एपिसोड पोस्ट करूँगा यूट्यूब चैनल पे, तो आपको पता लग जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बहुत सपोर्ट दिया है लोगों ने वर्ल्ड वाइड। हमारे पास आज भी 2000-3000 से कम लोग जो हैं वो सुनते हैं रेगुलरली। सो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके सपोर्ट के। And I am very thankful to all the people who are supporting this channel, and I hope that you will keep supporting this channel. And I will be more and more encouraged to put in the more appropriate content for all the people around the world. So मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मधुसूदन राज जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे पॉडकास्ट पे आए और उन्होंने ये बात की। सो एंजॉय करिए। अब मैं पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ। Thank you. We are live. Hello everyone. Okay. This is your host Ibrahim Susiwala, and आप सुन रहे हैं the podcast Chronic Convo. Today we are having a very very special and esteemed guest on the show, Dr. Madhusudan Raj. We really welcome you on the show. Let me give you a quick introduction of Dr. Madhusudan Raj, because of course his time is very important and we want to get everything into this program, sir. So Dr. Madhusudan Raj is a PhD in economics, and he has also studied at Ludwig von Mises University in Austria. Is it right, sir? It's in America, Oh, Auburn, it's Alabama. all right. Sorry, it's in America. Why did I say Austria? I don't know. How are you doing, sir? कैसे हैं That's आप? what I'm doing good, Ibrahim. Thank you very much for inviting me. All right, and that's my pleasure, sir. That's my pleasure. Today's podcast is a very important podcast, and so we want to make the podcast reach as many people as possible. So today we are going to talk in English as well as in a regional language named Hindi in India for the Indian listeners, because it's very important. And so we are going to go back and forth on English and Hindi. Most of the economic questions will be basically answered in English because all the terminology that we use is in English. बट आज का जो पॉडकास्ट है इसको हम हिंदी में भी रखना चाहते हैं, ताकि जो लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते वो हिंदी में समझ सकें इसको, क्योंकि आज के पॉडकास्ट की जो इम्पोर्टेंस है, the importance of the podcast that we are going to do today is really really important. It really of high gravity, because people are not understanding what is going to happen in this world in the coming months. The economy is going down in the dumpster right now. पूरी के पूरी इंडियन इकोनॉमी जो है वो पूरी के पूरी वेस्ट में जा रही है फिलहाल, और लोगों को अब तक समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या होने वाला है। और आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड सर कोई इंसान है नहीं जिसको मैं जान सकता हूँ, जिसको मैं बुला सकता हूँ शो पे राइट नाउ। एंड आई होप के योर वॉइस विल बी समथिंग दैट विल मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस टाइम इज फर्स्ट, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
and what are the remedies that we have to take in place, we have to act upon, so that we can save ourselves and survive through this, sir. So sir, आगे आपकी तरफ है पूरा का पूरा डायस, you go ahead and you explain. हाँ, तो पहले हम इंडिया की बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट, ओके? एंड व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया विल आल्सो हैपन इन द वर्ल्ड. सो सबसे पहले एक जो काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा. सबको ऐसे लग रहा है कि ये कोरोना वायरस जो है उसके आने के बाद ही जो लॉकडाउन चालू हुए हैं उसी की वजह से इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम में आ रही है. और ये बात बिल्कुल बेसलेस है. इकोनॉमीज जो भी थी वर्ल्ड की, इंडिया को इंक्लूड करते हुए, वो पहले ही काफी खराब कंडीशन में चल रही थी. और जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बबल था जो 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बिल्डअप हो रहा था, वो बस फूटने की तैयारी में ही था. वायरस आता या नहीं आता उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. वायरस ने ज्यादा से ज्यादा क्या काम किया है, उस बबल को प्रिक करने का काम किया है. मैं क्यों कह रहा हूँ कि इकोनॉमीज जो थी वो ऑलरेडी खराब कंडीशन में थी. अब उसको समझने के लिए हमें जो भी सेंट्रल बैंक्स है उसका रोल समझना पड़ेगा. सेंट्रल बैंक मतलब जो बैंक की बैंक होती है. फॉर एग्जांपल इंडिया में आरबीआई हो गई, या अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व हो गई, या यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी हो गई. अब ये जो भी हम ग्रोथ देख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, आप इंडिया को लेके अमेरिका या जापान या जहां भी आप देख ले, चाइना या ब्रिटेन, ये जो ग्रोथ है वो एक्चुअल ग्रोथ नहीं है. ये जो है वो बबल क्रिएट किया गया है. बबल किसने क्रिएट किया है? बबल मतलब ये जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम देख रहे हैं वो आर्टिफिशियली बिल्टअप की हुई है. नेचुरली इकोनॉमीज इस तरह से ड्राइव होती हैं कि अगर सरकारें ना हो तो जो प्राइस और प्रॉफिट और लॉस मैकेनिज्म होता है वो इकोनॉमी को ड्राइव करता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप और हम बनाना की डिमांड करते हैं तो बनाना की इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस में होगी. अगर कल को हम जाके ऑरेंजेस खाना चालू करते हैं तो बनाना की प्राइस कम हो जाएगी, बिकॉज बनाना की डिमांड कम हो जाएगी. और जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खाली देखेंगे कि उनको अब बनाना प्रोड्यूस करने में लॉस हो रहा है, और ऑरेंजेस की प्राइस बढ़ेंगी क्योंकि ऑरेंजेस की डिमांड बढ़ रही है. तो अब वो अपना जितना भी प्रोडक्शन है उसको ऑरेंज के प्रोडक्शन में अलोकेट कर देंगे. जो भी रिसोर्सेज हैं, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, जो भी है. सो इस तरह से इकोनॉमी चल रही रहती है. अब इसमें क्या होता है, जब सरकारें इंटरफियर करती हैं तो ये सारा जो नेचुरल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, प्रोडक्शन और कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसको वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं. Right. वो प्राइस को वो कंट्रोल करते हैं, वो प्राइस को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं. सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस जो फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में प्रोडक्शन को जो कोऑर्डिनेट करती है, जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, उस इंटरेस्ट रेट को वो मैनिपुलेट करते हैं. आपको पता होगा कि सेंट्रल बैंक जो होती हैं वो हर कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करती हैं, वो मैनिपुलेट करती हैं. Okay. तो वो मैनिपुलेशन की वजह से बहुत सारी बबल एक्टिविटीज इकोनॉमीज में क्रिएट होती हैं. तो वर्ल्ड जो था वायरस के आने से पहले वो जायंट बबल था. इंडिया में आप जानते हैं कि दो सेक्टर जो थे वो बहुत बड़े बबल थे. एक था ऑटो सेक्टर, जो कि पिछले 2-3 साल से बबल बर्स्ट हो रहा है और प्रोडक्शन कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है. आप जानते होंगे कि कोरोना वायरस के आने से पहले से कुछ 12-15 महीने से ऑटो सेल्स जो हैं वो डाउन जा रहे हैं, अराउंड 40-50%. और रियल एस्टेट का जो है वो भी बहुत बड़ा बबल है, जिसके बारे में मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूँ कि ये बबल भी इतना बड़ा है कि ये फूटेगा. तो बबल का मतलब क्या है कि इतनी सारी कारों की जरूरत नहीं है, इतने सारे घरों की जरूरत नहीं है. हम सूरत में देखते हैं, अगर आप सिटी लाइट एरिया में आएंगे या न्यू सिटी लाइट एरिया में वेसू में आएंगे, बहुत सारी खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है. ऑक्यूपेंसी रेट 15-20% है. और दूसरी बात जो हम देखेंगे कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहे हैं. तो ये जो है वो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस इसलिए खड़े हो रहे हैं बिकॉज जो सरकारें हैं और उनकी जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो सरकार सेंट्रल बैंकों को ओन करती है, तो वो बैंकों ने और सरकारों ने मिलकर इकोनॉमी को पूरा डिस्टॉर्ट करके रखा हुआ था. Right. नॉट ओनली दैट, ये जो सरकारें जो हैं वो आजकल की जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग वेलफेयर वॉरफेयर स्टेट कहते हैं. तो शुरुआत में जब गवर्नमेंट की शुरुआतें हुई, जब स्टेट बना, तो वो खाली उनका एक ही काम होता था, और वो काम था लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी लोगों की, उसको प्रोटेक्ट करना. तो उनका काम जो हम कहते हैं वो लॉ और डिफेंस को प्रोवाइड करना था. Right. पर धीरे धीरे जैसे टाइम आगे जाता गया पिछले 300 सालों में,
तो सरकारों ने ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट सेक्टर के काम थे वो अपने हाथों में ले लिए, क्योंकि उसमें उनको रेंट सीकिंग हम कहते हैं, उसमें से पॉलिटिशियनों को फायदा होता है, उनको वोट मिलते हैं, वो वोट खरीद सकते हैं और वो बिजनेसमैन को अपने साथ मिला के लोगों को लूट सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज जो हैं वो सरकारों के हाथ में चली गई, और जिसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि माई बाप सरकार बन गई है। आप इंडिया में देख लीजिए कि बिना गवर्नमेंट के कुछ भी नहीं हो रहा है। आई मीन उन्होंने इतने अपने हाथ फैला लिए हर जगह पे, टेंटेकल्स हम जिसको कहते हैं, ऑक्टोपस होता है उसके बहुत सारे हाथ होते हैं और वो हर जगह फैले होते हैं। तो आजकल की सरकारें जो भी हैं वो हर जगह फैली हुई हैं। इंडिया की गवर्नमेंट भी है वो इतनी बड़ी है, इतनी टोटालिटेरियन और अथॉरिटेरियन सरकार है कि हम उनको पूछे बिना रोड पे बैठ भी नहीं सकते हैं। और आप देखिए कि पिछले 40 दिनों से उन्होंने हम सबको घर में बंद करके रखा हुआ है फॉर एब्सोल्युटली नथिंग। मैं मेडिकल साइंस का डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ और मैं भी एक रिसर्चर हूँ, तो डेटा को एनालाइज करना ऑब्जेक्टिवली मैं भी जानता हूँ। तो आप जितने भी कोविड-19 के डेटा आ रहे हैं उनको आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि वायरस को इतना डेंजरस नहीं है। उसकी अगर मोर्टालिटी रेट आप देखेंगे तो वो 0.1% से ज्यादा नहीं है, और जितने लोग वो कह रहे थे मॉडल में मर जाएंगे उतना उतना कुछ मरे भी नहीं है, और जो भी मर रहे हैं वो अंडरलाइंग जो कोमॉर्बिडिटी के फैक्टर्स हैं, डायबिटीज हैं या हार्ट प्रॉब्लम है या कैंसर है, उसकी वजह से मर रहे हैं। जो भी आज मर रहा है, न्यूज वाले और मीडिया वाले और सरकारें उनको कोविड-19 का नाम देके जाने दे रहे हैं। तो ये वायरस का एक बहाना बना के ये जो पूरे बबल क्रिएट हुए थे, और दूसरा जो था वो डेट इतनी उन्होंने एक्यूमुलेट करी हुई है सरकारों ने, क्योंकि इतना खर्चा करने के लिए उनको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है। और ये रिसोर्सेज जो है वो हमारी सोसाइटीज पैदा नहीं कर पाती है। तो सरकारें क्या करती है, उनके पास 3 साधन हैं ये इनकम जुटाने के। एक होता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है मार्केट बोरोइंग। अब ये जो है वो दोनों काफी लिमिटेड अमाउंट है, ज्यादा से ज्यादा थोड़े लाख करोड़ रुपए आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा साधन जो है, हिडन जो एक उनके पास हथियार है पैसे जुटाने का या खर्चा करने का, वो होता है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। लोग जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। आरबीआई को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नरेंद्र मोदी हूं और मुझे थोड़े भी पैसे चाहिए, तो मैं आरबीआई का जो भी गवर्नर है शक्तिकांत दास, उसको फोन लगा दूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर को बोल दूंगा, सीतारामन को, वो उनसे बोल के बोलेगी कि आप इतने रुपए छाप के हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। थोड़ा गिमिक होता है, बॉन्ड खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसको नाम दिया जाता है मोनेटाइजिंग डेट। ये सब सोफिस्टिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली हो कुछ नहीं रहा है, पैसे छाप के दिए जा रहे हैं। और ये सरकारें पैसा खर्चा करती हैं और इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट करती हैं, क्योंकि जहां गवर्नमेंट खर्चा करेंगी वो बिजनेस ऊपर आएगा, फिर भले लोगों को उसकी जरूरत ना हो। अब इतने सारे कारों की इंडिया में जरूरत नहीं है, इतना पोल्यूशन है, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज जो हैं टॉप 10 वो इंडिया की है, दिल्ली इज ऑन नंबर 1। और ये सारा बबल कहाँ से क्रिएट होता है? आरबीआई के पैसे छापने से, इंटरेस्ट रेट को कम रखने से। तो ये बबल जो था वो फूटने वाला था। और ये जो डेट लोड है, सरकारों का डेट देख लीजिए या आप कॉर्पोरेट का डेट देख लीजिए जो अब फूट रहा है, जिसको हम एनपीए कह रहे हैं। बैंकों ने जितनी लोन देके रखी हुई है इन कॉर्पोरेट हाउसेस को, अब क्योंकि ये इकोनॉमी ठप हो गई है तो कॉर्पोरेट अपने पैसे चुका नहीं सक रहे हैं, इंडिविजुअल जो है वो पैसे चुका नहीं सक रहे हैं, जो अपनी लोन है वापस नहीं कर पा रहे हैं और वो डिफॉल्ट करे जा रहे हैं। तो डिफॉल्ट की वजह से क्या होता है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंकों की वो बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से एक के बाद एक बैंक जो है वो कोलैप्स हो रही है। आपने देखा कि कोरोना वायरस के आने से पहले 2-4 बैंकें कोलैप्स हो चुकी थी। सबसे बड़ी बैंक जो थर्ड सबसे बड़ी है, यस बैंक, वो कोलैप्स हो गई। महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक कोलैप्स हो गई। कोई लक्ष्मी विलास करके बैंक थी साउथ में, वो कोलैप्स हो गई। और सारी बैंक के अगर आप अकाउंट खोल के देखेंगे तो सारी आज की तारीख में बैंकरप्ट ही है, ठीक है। तो कोरोना वायरस के आने से पहले दुनिया में जो गवर्नमेंट की डेट है वो हजारों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। फॉर एग्जांपल 7 में अगर आपका 50 ट्रिलियन डॉलर का डेट था तो आज वो 3 गुना बढ़ चुका है डेट लोड। कॉर्पोरेट ने डेट रखी हुई है, प्राइवेट डेट इतनी बढ़ गई है, लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है। अब अमेरिका की बात करें, वहां पे स्टूडेंट की जो लोन की डेट है वो 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो बच्चे ऐसे ऐसे कोर्सेज पढ़ रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है लोन ले लेके।
अब ये सारा का सारा जो उधारी करी हुई है दुनिया की सरकारों ने, कॉर्पोरेट हाउसेस ने और इंडिविजुअल्स ने, अब वो चुकाने का टाइम आ गया है। राइट। क्योंकि ये बबल अगर किया है क्रिएट, तो जो ग्रोथ दिखा रहा था, जो जीडीपी नंबर्स दिख रहे थे, वो सारे आर्टिफिशियल थे। बेबुनियाद ये थे। खाली जीरो लगे हुए हैं, उसमें रियल कुछ नहीं है। आज की तारीख में भी वही मैं भी आपको बोलता हूँ कि ये जो सरकारें रिस्पॉन्ड कर रही हैं, उससे और क्या होने वाला है। तो ये बबल जो था वो फूटने ही वाला था, और आप देख चुके हैं कि इंडिया में तो मार्केट क्रैश करना ऑलरेडी चालू कर ही चुका था। राइट। हमारे यहाँ तो एक के बाद एक ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जा रही है कि लोगों को संभलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। राइट। हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 साल से, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं, लोग लाइन में ही खड़े हैं। बराबर है, पहले नोटबंदी की लाइन में खड़े थे, कल दारू की लाइन में खड़े थे। बराबर है, खाना लेने की लाइन में खड़े होके लड़ रहे हैं लोग, बस लाइन में लगे हुए हैं। और ये इकोनॉमी को बर्बाद तो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने कर ही दिया था, और ऊपर से ये जो मार पड़ी है, तो इकोनॉमी, मैं तो कह रहा हूँ कि इकोनॉमी मर गई थी। अब इकोनॉमी को गाड़ दिया है इन लोगों ने, 10 फीट जमीन के नीचे, और मुझे नहीं लगता है कि ये 10 साल तक बाहर भी आ पाएगी। ठीक है, तो इतनी खराब हालत है। और वर्ल्ड में भी यही है, अमेरिका में भी यही था, बबल इतना बड़ा था, चाइना का बबल भी बहुत बड़ा था। तो ये बबल, अब जैसे 7 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, अगर आपको पता होगा, लेमन ब्रदर्स, उस या। टाइम पे जो सब प्राइम क्रेडिट बबल बस्ट हुआ था, ये जो है वो उससे बड़ा है। इनफैक्ट ये जो है वो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में, यस। उससे भी बड़ा है। इसको हम इकोनॉमिक्स ग्रेटर डिप्रेशन कह रहे थे, उसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते थे, इसको हम ग्रेटर डिप्रेशन कह रहे हैं। और जो मेरे फ्रेंड है डग केसी, जो मैं उनको जानता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम जो ये स्टॉर्म है डिप्रेशन की, उसकी आई में है। अब जैसे जैसे वो पसार होगा, तो हमारी हालत बहुत खराब डिस्ट्रक्ट होने करते वाली जाएगा। है। राइट। और दूसरी एक बात है कि कोरोना वायरस के चक्कर में इन्होंने सब बंद करके रखा हुआ है, और आप इस तरह से इकोनॉमी को बंद नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि इकोनॉमी कोई मशीन नहीं है कि आपने स्विच ऑन करी स्विच ऑफ करी। राइट। इकोनॉमी एक ऑर्गेनिक सिस्टम है, और इंसान से बनी हुई है, और हमारी जो लाइफ है वो मैकेनिकल नहीं होती है, वो ऑर्गेनिक होती है। हमारे इमोशन होते हैं, हमारे फीलिंग्स होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो इस तरह से आप नहीं उसको चालू बंद कर सकते हैं। राइट। अब उन्होंने जो डैमेज किया है वो इतना लास्टिंग डैमेज है कि इसमें से निकलने में बहुत 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 टाइम लगने वाला है। और मेरे ख्याल से तो बहुत बड़े, हम बड़े बड़े पॉलिटिकल उलटफेर भी देखने वाले हैं ओके। इसमें से, बिकॉज बहुत सारे नेशन स्टेट्स भी नहीं रहेंगे, ओके। बिकॉज फाइनेंशियली इतने वीक हो जाएंगे, तो फिर अंदर अंदर ही मगजमारी चालू हो सकती है। हम देख राइट। सकते हैं कि कश्मीर धीरे धीरे सुलग रहा है इंडिया में। राइट। तो जैसे जैसे इंडिया का सेंटर जो है दिल्ली वीक हो जाएगा फाइनेंशियली, तो स्प्लिंटर हो जाता है, फिर जो राइट। राज्य बना होता है स्टेट, वो राइट। स्प्लिंटर हो जाता है। ओके। तो कोरोना वायरस तो खाली एक रीजन है, ये बबल तो बस्ट होने ही वाला था, और बड़े बड़े मॉनेटरी चेंजेस भी हम देखने वाले हैं। राइट। सर, अब वंस हम इस चीज में आ तो गए हैं अब, और लोग अपना आपको समझ नहीं पा रहे हैं बेसिकली, कि जो स्मॉल बिजनेसेस चलाने वाले लोग हैं खासकर, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ पे आप खुद को लेके जाएंगे। आप उनको क्या कहना चाहेंगे, और व्हाट इज द रेमेडी दैट इज इन प्लेस फॉर देम, that what can they do right now to survive in the next 15-20 months, whatever it is, the most crucial time that is coming up, right? देखिए, उनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उनको कैश बचा के रखना पड़ेगा, और जब अनसर्टेनिटी थोड़ी खत्म हो जाएगी, तो देन दे कैन स्टार्ट द बिजनेस अगेन। मुझे नहीं लगता है कि अनसर्टेनिटी खत्म होने वाली है। अगर बिकॉज इंडिया की बात करें, तो मेरे ख्याल से तो ये तो शुरुआत है। Okay. बिकॉज इकोनॉमी तो गई है, और इस गवर्नमेंट को इकोनॉमी से कुछ लेना देना नहीं है। आप देख Okay. लीजिए, Okay. आप इनका जो टारगेट है वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने का है, ठीक है। Okay. तो अभी तो एनआरसी और सीए की पूरी एक्सरसाइज बाकी है, ठीक है। तो उसकी Right. वजह से जो दंगे होंगे, उसके बाद वो कुछ कॉमन जनरल लॉ लाने की, सिविल कोड लाने की बातें कर रहे हैं। और Right. उसके बाद जो हिंदू राष्ट्र का जो उनका ऑब्जेक्टिव है, वो तो है ही। बिकॉज अगर आप जानते हैं आरएसएस को और इन सब जो ऑर्गेनाइजेशन है फंडामेंटलिस्ट, तो वो रुकेंगे नहीं। Right. कोरोना वायरस उनके लिए खाली थोड़ा एक मिड टर्म हेडेक है, Right. पर अल्टीमेट गोल उनका वही रहने वाला है। तो Right. मुझे नहीं लगता है कि हमारी तकलीफें खत्म होने वाली है। Mm-hmm. मेरे हिसाब से तकलीफें अब बस खाली शुरुआत हुई है। Right. और अगर आप आरएसएस के जितने भी लीडर थे, गोलवालकर से लेके आप
हेडगेवार या जिनको भी पढ़े, सावरकर को भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने हमेशा कहा था कि इकोनॉमी की हमें चिंता नहीं है, हमको पहले हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो बन जाएगा, फिर बेकारी, गरीबी और इकोनॉमी को हम देखेंगे। राइट तो वो एटीट्यूड हम इस गवर्नमेंट में भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको कुछ समझ में तो आता नहीं है, बराबर राइट है। और राइट समझ में आएगा तो भी और उनमें वो विल नहीं है करने के लिए, बिकॉज उनके लिए वो इम्पोर्टेंस भी नहीं है। राइट तो आप देखिए कि मिसमैनेजमेंट के बाद मिसमैनेजमेंट करते जा रहे हैं। ये लॉकडाउन का भी जो है वो खाली नाम का लॉकडाउन है। हम रोज दे, पहले माइग्रेंट को जाने नहीं दिया, अब जाने दे रहे हैं, राइट ठीक है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो स्मॉल और मीडियम टर्म के या जो भी बिजनेसमैन है इस कंट्री, मेरे ख्याल से तो बड़े बड़े बिजनेसेस भी बड़ी कठिनाई में आने वाले हैं यहाँ पे। और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी भी बड़ी स्पीड से अपने आप को डेट रिस्ट्रक्चर करने में लगे हुए हैं। वो भी राइट सोच रहे हैं कि मैं भी जीरो डेट पे ले आता हूँ, क्योंकि उसका तो बहुत ही बड़ा डेट है। राइट और आप देखिए जो बैंकिंग क्राइसिस चालू होने वाली है, राइट वो तो मार देगी। ये जो एक के बाद एक बैंक रन चालू होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद तो और भी एनपीए बढ़ने वाले हैं, क्योंकि राइट सरकारें फोर्स कर रही हैं बैंकों को लोन देने के लिए। अब जबकि पूरे इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, लोन वापस कैसे आएगी? किसी के राइट पास है नहीं कमाने को राइट कुछ भी। ठीक है, नॉट ओनली दैट, सरकार जो है मोदी गवर्नमेंट तो स्वदेशी और प्रोटेक्शनिज्म की बात करती है। तो वो बाहर से कुछ कंपटीशन भी नहीं आएगी, सस्ती चीजें आने नहीं दे रही है, इंपोर्ट डाल रही है। राइट तो कहाँ ले जाएंगे? आर्टिफिशियल इतनी स्कैरसिटी खड़ी करेंगे कि मेरे ख्याल से तो भुखमरी और गरीबी ही देखने वाले हैं। पिछले 2 साल से, आई डोंट नो आपको मालूम है भी कि नहीं, ये नीति आयोग के डेटा दिखा रहे हैं कि पिछले 2 साल से इंडिया में पहली बार गरीबी और भुखमरी बढ़ रही है। राइट पॉवर्टी कुछ लाइन या 22 राज्यों, के नीचे राइट हाँ बढ़ रही है। पहले जो घट रही थी, अब वो रिवर्स होके बढ़ना चालू हो गई है। तो मेरे ख्याल से तो इंडिया जो है वो 1500 बीसी, जब वैदिक काल था, उधर वापस जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग बैक टू जंगल जा रहे हैं। राइट ये कंट्री जो है अंग्रेजों ने जो बनाई थी वो स्प्लिंटर होने वाली, क्योंकि इंस्टीट्यूशन रहे नहीं ना। राइट आपको देश चलाने के लिए संस्थाएं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए जिस तरह से पुलिस स्टेट खड़ा हो रहा है, किसी को भी मारा जा रहा है, किसी को भी पीठ के अंडर डाल रहे हैं। लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया, कोई लीगल बैकिंग है नहीं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात नहीं कर रहा है, कोई अपोजिशन पार्टी बोल नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कहाँ जाके बैठी हुई है, इसकी लीगालिटी क्या है? एक आदमी इस तरह से आके किस तरह से 135 करोड़ लोगों को घर में बंद कर सकता है राइट 2 महीने के लिए? कोई कोई बात नहीं कर रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, और देश राइट की प्रजा तो सो ही रही है। तो ऐसी हालत में तो आप क्या अच्छा, तो मुझे तो बिल्कुल ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़े जो राज्य हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा है, उन्हीं के टिके रहने के चांसेस ज्यादा है। बाकी स्टार्वेशन और हंगर एंड पॉवर्टी तो बस आ ही रहा है, राइट इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता राइट है। सर हैव यू सीन द स्वीडन मॉडल जो उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट किया है इन विच दे आर एक्चुअली लुकिंग एट हर्ड इम्यूनिटी स्वीडन एंड स्वीडन या या एंड स्वीडन दे ने तो बाद हैव में किया, साउथ कोरिया ने करा, ताइवान ने करा, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया है। राइट राइट उन्होंने डेटा को देखा और उन्होंने देखा कि ये वायरस अपने तरह से फैल रहा है, अपनी पैटर्न है उसकी। आप लॉकडाउन करे या ना करे, वो अपना काम कर ही रहा है, राइट और जब उसकी पीक आ जाती है तो वो चला जाता है। राइट तो उन्होंने बस खाली सीनियर सिटीजन थे, जो वनरेबल ग्रुप है, उनको खाली उन्होंने सेफ जगह पे रखा है। रखा है राइट बाकी जनरल पब्लिक को वो बाहर जाने दे रहे हैं, राइट बिकॉज इसका एक ही उपाय है। देखिए वायरस तो हमारे साथ इवोल्यूशन की शुरुआत से है, 3 बिलियन साल से वायरस हमारे साथ है। राइट और वायरस अगर हम साइंस पढ़े तो हमारी बॉडी का हिस्सा भी होते हैं। तो उससे आप छुप नहीं सकते। आई मीन मुझे तो ये पूरा आइडिया के वायरस से आप छुप के बच सकते हैं, पूरा एकदम कॉमिकल सा लगता है। आप कैसे छुप सकते हो? राइट अब इट इज मेरे गोइंग टू ख्याल से रीच यू अभी इफ यू लाखों डोंट लोगों को कोरोना वायरस हो भी गया होगा और वो ठीक हो भी गए हैं, राइट जिसको हम असिम्प्टोटिक केसेस कहते हैं। आप बिना सिम्टम के, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसका एक ही उपाय है, देखिए इसमें कोई वैक्सीन काम में नहीं आती है। इसका एक ही उपाय है, उसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। राइट तो जब 60-70% को ये रोग लग जाएगा और उसकी इम्यूनिटी उनमें आ जाएगी, तो वो अपने आप वायरस ठंडा पड़ जाएगा। और वायरस के भी भले में नहीं है कि वो अपने होस्ट को मार दे, राइट। राइट मेरे ख्याल से हम ये एनालॉजी सरकारों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पैरासाइट जो है वायरस,
जो हम सबको खा रहा है अंदर से, वो हमारी सरकारें हैं। राइट। सालों से धीरे 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 हमको अंदर से वो मार रही है। तो ये गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि जब होस्ट जो है, जब पैरासाइट जो होता है परोपजीवी, वो अपने होस्ट से जब बड़ा हो जाता है तो वो भी मर जाएगा। राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट का यही होने वाला है कि सरकार जो है वो समाज से बड़ी तो नहीं हो सकती है, राइट। और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हर जगह फैल जाए, हर कुछ काम वही करे, हम कुछ डिसीजन ही ना ले। ये जो पूरा सेंट्रल प्लानिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमको लेके डूब रहा है। राइट। ये सोचना कि दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी 135 करोड़ लोगों की तरफ से कोई डिसीजन ले सकता है, ये मैडनेस है। राइट। और इस मैडनेस को, इस आइडिया को जब तक हम चैलेंज नहीं करेंगे, इस देश में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ट्रू। बराबर है। हम लोगों के ऊपर छोड़ देंगे तो लोग अपनी तरह से अपने आप को देखभाल कर लेंगे। राइट। हम लोग कोई पागल नहीं है कि हमको मर जाना है। राइट। बराबर है। आप फ्रीडम दीजिए ना लोगों को। अगर किसी को डर लग रहा है तो वो घर में बैठे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ट्रू, दैट इज बच्चों ट्रू। को बाहर जाने दीजिए, बच्चों को कुछ नहीं हो रहा है, एडल्ट को कुछ नहीं हो रहा है, यंग लोगों को कुछ नहीं। स्कूल कॉलेजेस बंद करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। राइट। बराबर है। बट ये बस नी जर्क रिएक्शन दिया हुआ है, और इस तरह से बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एक भी जान कोरोना वायरस से नहीं जानी चाहिए। अब ये क्या बात होती है? एक जान कोरोना वायरस से नहीं जाएगी, पर लाखों जान भूखमरे से चली जाएगी, तो वो चलेगा। राइट। तो ये मुझे समझ में नहीं है। तो ये तो पूरा, जैसे मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि इंडिया वो एक पागल खाना है जिसको पागल लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। तो आप सोचिए, अब असाइलम को जब मैड लोग टेक ओवर करेंगे तो उसकी क्या हालत होने वाली है। तो मैं तो बिल्कुल बिल्कुल भी, मुझे तो कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है इस कंट्री का, अनलेस एंड अनटिल वो डिसइंटीग्रेट होके अलग अलग हिस्सों में बट जाए। फॉर एग्जाम्पल, सूरत अगर अलग हो जाए तो हम सिंगापुर किसी भी दिन बना सकते हैं। सूरत के पास इतना पैसा है राइट। और इतना वेलकमिंग कल्चर है कि हम लोग, गुजरात पूरा मलेशिया बन सकता है। राइट। पर हम दूसरों के साथ ड्रैग हो रहे हैं, दूसरों की गलतियों की वजह से हमको भुगतना पड़ रहा है। भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक चेंज जब तक आएगा नहीं, मार्केट की तरफ हम बढ़ेंगे नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे नहीं, लोगों के हाथ में डिसीजन पावर जब तक जाएगा नहीं, तब तक कुछ भला नहीं होने वाला है। राइट। इब्राहिम। सर, हमने जैसे बैंक की बात की, जो डिप्रेशन हमारा आया था, रिसेशन आया था इन 2007, वेयर लीमन ब्रदर वेंट आउट ऑफ बिजनेस, और बहुत सारी बैंक्स दूसरी भी आउट ऑफ बिजनेस गई थी। आई जस्ट वांट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल द लिसनर्स अबाउट दैट, कि 2007 के अंदर यूएस के अंदर वॉल स्ट्रीट पे जितनी भी बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स, उन सब बैंक्स ने मॉर्गेजेस को एक नई सिक्योरिटी बना के उसको बेचा था लोगों को। और उन सिक्योरिटीज के अंदर जो मॉर्गेज होते थे, उनकी क्रेडिट रेटिंग जो थी वो बहुत ज्यादा बिलो स्टैंडर्ड थी, सब स्टैंडर्ड थी, और उससे हमें पब्लिक को बेच के उन्होंने पैसा बनाया था। और जब 2007 के अंदर ये मॉर्गेज की जो रेट्स थी वो रिवाइज होने वाली थी अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ क्रेडिट रेटिंग ऑफ दीज बॉन्ड्स, तो वो पूरा का पूरा क्रम्बल हो गया, इकोनॉमी वहां पे क्रम्बल हो गई, क्योंकि पता लगा कि ये जो मॉर्गेजेस जो बहुत ज्यादा AA, AAA जो बता रहे थे, वो एक्चुअल में इतनी अच्छी है नहीं, और वो सारी की सारी नीचे आ गई। तो बेसिकली आपको जो माल बेचा जा रहा था वो कचरा था, लेकिन वो माल के लिए आपको 100 रुपए की जगह 1000 रुपए आपसे चार्ज किए गए थे। अब वो चीज हुई थी, और वो चीज 2007 में पता लगी, लेकिन शुरू हुई थी वो 2001 में, 6-7 साल तक भी सर वो रही थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर। नो दैट इज राइट। और आज की तारीख में उससे भी हालत खराब है। वही सब पागलपना आज भी चल रहा है अब अमेरिका में, और उससे भी ज्यादा बड़े पागलपने चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि ये जो डेट है, लोड है जो डेट का है, वो बहुत ज्यादा है। और आप देखिए, अगर आपने उधारी करी है तो आपको चुकानी तो पड़ेगी, आप उसमें से बच नहीं सकते हैं। अगर आपने पैसा सक कर लिया तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी। और अगर आप, जैसे अभी मैं आप देख रहा हूँ, जो गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वर्ल्ड ओवर, वो एकदम क्रेजी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज है। मतलब वो कह रहे हैं कि हम पैसे छापेंगे और लोगों को दे देंगे। इस तरह से थोड़ी ग्रोथ होता है। पैसे छापने से कुछ नहीं होगा, खाली इन्फ्लेशन होगा। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में कोई मार्केट बचा नहीं है। राइट। जितने भी मार्केट है, सब मार्केट को सेंट्रल बैंकों ने खरीद के रखा हुआ है। आप बॉन्ड मार्केट ले लीजिए, या आप स्टॉक मार्केट ले लीजिए, या आप दूसरी रियल एस्टेट मार्केट, जितनी कंपनियां बैंकरप्ट हो रही है उनको सरकारें आउटराइट खरीद रही है। तो ये तो बिल्कुल टोटली काइंड ऑफ स्टुपिडिटी है, आप अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखेंगे। और अदरवाइज भी तो इसमें क्या होने वाला है कि हम पॉसिबल
हाइपर इन्फ्लेशन के डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके ऑडियंस को मैं वार्न करना चाहूंगा कि जो प्रोबेबिलिटी है हाइपर इन्फ्लेशन की वो अब काफी बढ़ी जा रही है, बिकॉज सरकारें बहुत पैसे, सेंट्रल बैंक के पैसे छाप छाप के खर्चा कर रही है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में जितने भी माइग्रेंट वर्कर गांव जा रहे हैं, तो राहुल गांधी अभी सबको इंटरव्यू कर रहे हैं, रघुराम राजन को, और आज उन्होंने अभिजीत बैनर्जी जो है नोबेल प्राइज विनर, उनको उन्होंने इंटरव्यू किया। ये सब सोशलिस्ट केंशियन इकोनॉमिस्ट है, उनके पास और कोई इलाज नहीं है, उनको एक ही चीज आती है, पैसा छापो और खर्चा करो। पैसा छापने से कभी कोई अमीर नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर हमारी सरकारें ये गांव में जो माइग्रेंट लेबरर जा रहे हैं उनको पैसे छाप के दे देंगी, अब पैसे हाथ में आ जाने से कोई पेट की भूख थोड़ी कम होने वाली है, हम पैसे थोड़ी खाएंगे। Can you, sir, can you explain what is inflation? For example, if we are going to purchase a bread, एक पैकेट ब्रेड परचेज करने वाले हैं, तो अगर पैसा आपके पास ज्यादा हो या कम हो, या ज्यादा छापा या कम छापा, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, बता सकते हैं लोगों को? देखिए, जिस तरह से प्राइस डिसाइड होता है ब्रेड का डिमांड और सप्लाई से, उसी तरह से मनी का भी प्राइस होता है, जिसको हम परचेजिंग पावर कहते हैं, कि वो कितनी चीज खरीद सकती है। मनी क्या होता है? एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है कि वो हर ट्रांजैक्शन में एक बाजू की साइड मनी होती है। तो जैसे ब्रेड का प्राइस है वैसे मनी का भी प्राइस है। तो ब्रेड का प्राइस डिटरमाइन होता है उसके डिमांड और सप्लाई से। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी सप्लाई बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? उसका प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड इतनी नहीं है। तो वैसे ही रुपये जो मनी वैसे रुपया मनी तो नहीं है, वो करेंसी है, पर हम फॉर डिस्कशन हम उसको रुपया कहते हैं। तो अगर रुपये की सप्लाई बढ़ जाती है, आरबीआई उसको ज्यादा छापती है या डिजिट पैदा करती है, तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, मतलब उसका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। परचेजिंग पावर कम हो गया मतलब अगर आज की तारीख में मैं 100 रुपए से एक ब्रेड खरीद रहा हूँ, तो कल वो 100 रुपए ब्रेड वो नहीं खरीद पाएंगे, अब मुझे ज्यादा रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि वो ज्यादा इकोनॉमी में घूम रही है वो नोटें। लेकिन तो बेसिकली ब्रेड का प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं है। आप खाएंगे क्या? आप रुपये की नोट खाने वाले हैं? लोग क्या खाएंगे? वो ब्रेड खाएंगे ना। वो ब्रेड खाएंगे, ऑनियन खाएंगे, पोटैटो खाएंगे, टमाटो खाएंगे, ठीक है, व्हीट खाएंगे, बार्ली खाएंगे। अब इसका प्रोडक्शन तो है ही नहीं, ठप हुआ है, इकोनॉमी तो ठप है। और ऐसे में आप लोगों को पैसा दोगे, अब वो जाके दुकान के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगी, बोली लगेगी। ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन होता है जब प्राइस बढ़ती है 50% या 100% इस तरह से, राइट। जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था लेटेस्ट एपिसोड 2007-8 में, वहां पे उन्होंने 100 ट्रिलियन डॉलर की नोटें छापी हैं, और उसमें से जिम्बाब्वे डॉलर, और उसका एक अंडा आता है, एक टमाटर आता है, एक ब्रेड का लो आता है। तो ऐसी सिचुएशन की ओर हम बढ़े जा रहे हैं। अगर हाइपर इन्फ्लेशन नहीं भी हुआ तो ज्यादा इन्फ्लेशन, ऑलरेडी प्राइसेस तो हर चीजों की बढ़ ही रही हैं, हम देख लेंगे, वेजिटेबल से मीट से हर चीजों की प्राइस बढ़ी जा रही है। तो वो ज्यादा खतरा दिख रहा है मुझे, प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा बढ़ गई है, संभावनाएं बढ़ गई हैं। ये छाप छाप के खर्चा करेंगे, एक बाजू प्रोडक्शन हुआ नहीं है, भी दूसरी बाजू लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, वो जाके खर्चा करेंगे, माल है नहीं, खर्चा करेंगे, क्या होगा? कीमत ही बढ़ेगी, और क्या होना। और हाइपर इन्फ्लेशन तो इतना खतरनाक वायरस है कि उसके सामने कोरोना भी कुछ नहीं है। ये हाइपर इन्फ्लेशन का वायरस इतने लोगों को मार दे, वो इकोनॉमी को पूरा रेवेज कर देता है। क्योंकि आपका जो एक्सचेंज होता है मनी के बेस पे, वो आपको फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज को। और अगर वो एक्सचेंज फैसिलिटेट करने वाला जो मीडियम है उसी को आपने खराब कर दिया, तो एक्सचेंजेस रुक जाएंगे। और आप देखिए, सिविलाइजेशन जो है, आदमी जंगल में से बाहर आया ट्रेड करके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जूता है और मेरे पास ये टाई है, सिस्टम, ठीक है। तो आपका, मुझे जूता चाहिए, आपको टाई चाहिए, तो हम एक दूसरे के साथ उसको ट्रेड करके पा सकते हैं। अब ना आप टाई बनाना जानते हैं, ना मैं जूता बनाना जानता हूँ, पर फिर भी हम दोनों के पास टाई और जूता आ गया। अब ये इसको फैसिलिटेट मनी करता है। अब उस मनी को आप डिस्टॉर्ट करोगे, डिस्ट्रॉय करोगे, तो जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था, उससे भी भयानक हालत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके साथ सरकारें खेल रही हैं। आप जो पैसे छाप रहे हैं और ये जो डेट कर रहे हैं, तो अगर हाइपर इन्फ्लेशन, और इसका क्या है कि एक बार 50-100% के ऊपर निकल जाता है, फिर वो फ्यूल होता है एक्सपेक्टेशन पे। लोग एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस को बढ़ना, जाके वो पैसा खर्च करेंगे,
जो मनी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, कैश बैलेंस लोग रखेंगे नहीं, जाके सीधा खर्चा कर देंगे, इतना प्राइस बढ़ेगा फिर सरकारें कुछ भी नहीं कर पाएंगी। Right. और It will फिर get out of hand. इकोनॉमी खत्म, और फिर जब इकोनॉमी खत्म हो जाएगी तो फिर सब चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर आजू बाजू के कंट्रीज वाले भी देखेंगे कि भाई अब ठीक है हम फायदा उठा सकते हैं, ये तो बर्बाद हो, क्योंकि गरीब जो देश होता है वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता ना। Right. अब देखिए सी ऑलरेडी क्या हो रहा है, जैसे सेंटर वीक हो रहा है तो जो बॉर्डर एरियाज है वो धीरे धीरे आग पकड़ेंगे। Right. वैसे भी सबको साथ में रहना तो है नहीं, Right. बराबर है, असम को अलग हो जाना है, कश्मीर को अलग हो जाना है, वहाँ पे माओवादी हैं वो अपना अलग मांग रहे हैं, पंजाब अलग मांग रहा था एक जमाने में, खालिस्तान। तो ये सारी डिमांड है, कोई खत्म नहीं हो गई है, लोगों के अंदर है ही छुपी बैठी हुई। Right. तो जिस दिन उनको मौका मिलेगा कि आप दिल्ली पे बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लड़ने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, वो होगा ही नहीं, तो फिर वो चालू हो जाएंगे और दैट्स इट। तो ये इस डायरेक्शन में मुझे सब जाता हुआ दिख रहा है। All right. So, coming back to the question that I was actually going to post. So, I was explaining how 2007 happened and how Lehman Brothers and everything went down. If we are taking that analogy right now and we are measuring ourselves, do you think we are nearby 2007 or are we in 2005 or 2006? Oh, we are there. I mean, बबल तो बस्ट होने ही लगा है। All right. मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं, रुपये टैंक हो रहा है, ठीक है, और ये कोरोना वायरस की वजह से आई थिंक अमेरिका इज नाउ इन ऑफिशियली रिसेशन। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च जो ट्रैक करता है, तो मैं अभी थोड़े दिन पहले वो पढ़ रहा था, तो अमेरिका ऑफिशियली उनकी जीडीपी क्रैश करके रिसेशन जोन में आ गई है। ओके। और अब आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो नेक्स्ट क्वार्टर के जीडीपी नंबर निकलने वाले वो तो हॉरिबल आने वाले। आप देखिए, मेरे ख्याल से आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का प्रोजेक्शन लगाया है 0.2%। राइट, ठीक है। या अब 0.2%, अगर आपको याद होगा जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे नरेंद्र मोदी के, अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने एक रिसर्च पेपर किया था रिजाइन करने के बाद, उनमें उसने बोला था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 2-2.5% ज्यादा ही रियलिटी को दिखाती है, बताती है। राइट, तो इसका मतलब क्या, अगर 0.2 है तो हम तो ऑलरेडी रिवर्स गियर में आ चुके हैं। राइट, प्रोडक्शन नेगेटिव हो गया है। आज आईआईपी के नंबर आए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, वो डाउन है सारे के सारे सेक्टर। ऑटो में तो जीरो हो गया है, मारुति का जीरो सेल निकला है इस महीने में, जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है। बेकारी का तो आप सोचो, ये कोरोना के पहले ही 45 ईयर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। इतने भूखे और इतने यंग लोग, मतलब ये आप एक टाइम बॉम्ब है। यंग भूखे लोग जब राइट पे चढ़ेंगे तो कोई संभाल नहीं पाएगा इन लोगों को। और मिसमैनेजमेंट इतना है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो है वो आपको मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी सूरत में दंगे हो रहे हैं। कल हुआ, इन्होंने माइग्रेंट वर्करों ने कितनी धमाल करी बरेली साइड कहीं पे। रोज रोज हम पेपर में पढ़ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो धमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको घर जाना है। अब वो घर जाके भी गांव में करेंगे क्या? तो ये बड़ी ही स्फोटक परिस्थिति पैदा हो रही है अब। Are we going back to agricultural backed economy? Because that is something that we anyways are going to do. हम एग्रीकल्चर तो करने ही वाले हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि हम अपने आप को 10 साल पीछे ले जाके एग्रीकल्चर बैक्ड इकोनॉमी से वापस शुरू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये चीजें करके? एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पहले पैदा तो करेंगे, अपने खाने के लिए ही पैदा कर ले फिर एक्सपोर्ट करेंगे। राइट। देखिए इंडिया में जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पे ये एक्सपोर्ट का तो मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, ओके। आप सरकारें क्यों ये सब करती हैं? आप मार्केट पे छोड़ दीजिए ना। अगर प्राइस फॉरेन मार्केट में ज्यादा मिल रही है तो लोग अपने आप वहां एक्सपोर्ट करेंगे। पर अगर इंडिया में मिल रही है तो लोग इंडिया में रखेंगे अनाज। सरकारों को ये सब कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? उसी की वजह से डिस्टॉर्शन होते हैं। एंड डेफिनेटली हम एग्रीकल्चर की ओर, बिकॉज अब इंडस्ट्री रही नहीं, सर्विस सेक्टर तो वैसे भी बबल था। इंडिया का क्या है, जो पूरा डेवलपमेंट है वो पूरा अनइवन है, बिकॉज इकोनॉमी नेचुरली ग्रो करती है तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर कम होता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और लास्ट में जाके सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। अब हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, सर्विस सेक्टर ऑलरेडी 50% से ज्यादा इकोनॉमी का, ये कैसा ग्रोथ है?
आप लोग भूखे मर रहे हैं, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ 60% लोग इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयड है, पर फिर भी आप इतना अनाज उगा नहीं पा रहे हो कि आपके लोगों को खाने को पूरा पड़े, राइट? तो ऐसा तो कैसा आपने ग्रोथ किया है? ऐसा तो ये सब सेंट्रल प्लानिंग की मिसमैनेजमेंट, ये सोशलिज्म जो है, ये सोशलिज्म की वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। जब दिल्ली से डिसीजन लिए जाते हैं, जब सेंटर से डिसीजन लेते हैं, जब गांधीनगर से डिसीजन लेते हैं, तो ये हालत होती है, राइट। तो एग्रीकल्चर तो होने ही वाला है, बिकॉज लोग भूखे मरेंगे। यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम ने कह दिया है कि अकाल पड़ने वाला है, तो इकोनॉमी इंटरनेशनल बर्बाद हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड रुक गया है। राइट। और आप देखिए, मैंने कहा वैसा ट्रेड ही हमको एक सभ्य समाज बनाता है। ट्रेड है तो हम मॉडर्न मैन है, ट्रेड नहीं है तो कुछ नहीं है, राइट? हम सब अपना अपना उगाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम जंगल में ही जाएंगे। फिर आदिवासी की जिंदगी जीनी पड़ेगी अगर हम दूसरों से व्यापार नहीं करने वाले हैं तो। और ग्लोबलाइजेशन का जमाना अब धीरे धीरे पीछे जा रहा है, राइट। भले वो ग्लोबलाइजेशन नेचुरल नहीं था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट एक इंटरनेशनल ट्रेड होना जरूरी है, सो दैट हमें जो लोकली चीज नहीं मिल पा रही है वो हम अब्रॉड से खरीद सके। और जब खरीदेंगे तभी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आएगा, राइट? तो वो सस्ती खरीदेंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे लोकल आइटम को खरीदने के लिए। पर जब से गवर्नमेंट बनी है, नेशनलिज्म बढ़ रहा है, प्रोटेक्शनिज्म नेशनलिज्म के साथ बढ़ रहा है, दीवारें खड़ी होती जा रही है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। आप देखिए चाइना के और जापान के सब प्रोडक्ट पे डंपिंग ड्यूटी डाल रहे हैं, टैरिफ डाल रहे हैं, इंपोर्ट कोटा डाल रहे हैं। तो एग्जैक्टली तो ये है, ये बेसिकली देश को गरीब बनाने वाली पॉलिसीज हैं। आप जब तक व्यापार नहीं करेंगे आप अमीर नहीं बन सकते हो। आप देखिए सूरत क्यों इतना प्रॉस्परस है, बिकॉज ये सदियों से, हजारों सालों से एक ट्रेडिंग सिटी रही है। गुजरात क्यों इतना प्रॉस्परस है, बिकॉज गुजरात की प्रजा एंटरप्रेन्योरियल है। ये कोई पॉलिटिशियन की वजह से गुजरात डेवलप नहीं हुआ है, गुजरात के लोगों ने गुजरात को डेवलप किया है। यहाँ के लोगों में ही वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है। तो जहाँ पे इतना बड़ा हमारा समुद्र है, जो किनारा है ओशन का, तो हमने हमेशा फॉरेनरों से ट्रेड किया है। बड़े बड़े पोर्ट हमारे यहाँ ही रहे हैं। आप वेदों में देख लीजिए, ठीक है, भरूच का नाम आता है, सूरत का नाम आता है। अंग्रेजों ने इंडिया में एंट्री सूरत से की थी, राइट। तो ये जो चीज है, और उसको आप बंद कर रहे हो, राइट। तो ट्रेडिंग बंद किया, मतलब आप अपना गला घोट रहे हो, बेसिकली आप अपने आप को मार रहे हो। राइट। So basically, Make in India is not exactly such a good idea. Make in India बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। It's absolutely nonsense। क्या रखा है मेक इन इंडिया? आई मीन आप मुझे, अब फॉर एग्जांपल ये जो टाई मैंने पहनी है, ठीक है, ये चाइना की है। ये जो शर्ट मैंने पहनी है, ठीक है, वो चाइना का है। ट्राउजर जो है वो बांग्लादेश से आई हुई है। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है कहाँ पे बना हुआ है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज मुझे क्वालिटी आइटम मिल रही है और कम दाम में मिल रही है। और ये फॉरेन कंपटीशन से अंदर के लोगों की नौकरी नहीं जाने वाली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये टाई मैं इंडिया में खरीदने जाऊंगा, अब ये मार्क्स एंड स्पेंसर की टाई होगी तो वो 500 रुपए की आती है, चाइना की, एकदम बेस्ट क्वालिटी की। अगर मैं लोकल बनी लूंगा रेमंड की, तो वो आएगी 1500-2000 की। अब मैं 500 की टाई खरीदूंगा तो मेरे पास 1000 रुपए बच गए, जो मैं किसी और इंडियन प्रोडक्ट में डाल सकता हूँ। तो उसकी वजह से उस इंडस्ट्री में इंडिया के लेबरर को काम मिलेगा। अब मैं रेमंड का खरीदूंगा 1500 का, तो मेरे पास पैसे नहीं बचे। अब मैं दूसरी इंडस्ट्री को कैसे मदद करूंगा वहां पे डिमांड करके? तो आप जितना बाहर से चीप मंगवाएंगे अच्छी क्वालिटी का, उतना पैसा यहाँ बचेगा, और वो पैसा हम यही खर्चा करने वाले हैं। तो उसमें क्या गलत बात है? कहाँ क्या फर्क पड़ता है किसने बना? आई मीन अगर आप ये लॉजिक को देख लिए मेक इन इंडिया का, तो हम उसको पीछे लेके आ सकते हैं। तो हम सूरत वाले क्यों मेक इन अहमदाबाद को खरीदे? हम भी मेक इन सूरत खरीदेंगे। हम पिपलोद वाले क्यों भागल का खरीदे? हम भी मेक इन पिपलोद खरीदेंगे। हम पिपलोद में क्यों भाग्य लक्ष्मी सोसाइटी का खरीदे? हम मंगलम पार्क का खरीदेंगे। हम मंगलम पार्क में क्यों कोई और अपार्टमेंट होल्डर का खरीदे? हाँ, तो फिर अल्टीमेटली तो सेल्फ सफिशिएंसी। तो मैं क्यों तुमसे कुछ खरीदूं? मैं खुद ना सब बनाऊं। अब मैं खुद बना सकता हूँ? नहीं, मैं बेसिकली भूखा नंगा रहूंगा। अगर मेरे को खाना बनाना है, मेरे को कपड़े बनाने हैं, जूते बनाने हैं, तो मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा। तो इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल आइडिया, ये मेक इन इंडिया वाली बात जो है, ठीक है। आप ट्रेड करिए ना लोगों के साथ,
Right. चाइना के साथ ट्रेड करे, चाइना ऊपर जाएगा, आपको भी ले जाएगा। So you're talking about आपको balance of क्या payment उनसे here, right? दुश्मनी? Basically, you're talking about आई एम balance of टॉकिंग, payment in which you trade with China for one commodity and you get another commodity from them. Basically, that's what you're saying, right? यू गेट अनदर कमोडिटी, एंड अगर वो पैसे हमारे से, सी फॉर एग्जांपल, अगर हम उनका खरीदते हैं तो वो Mm-hmm. हम उनका माल खरीदेंगे, वो हमारा खरीदेंगे तो वो हमारा माल खरीदेंगे, Right. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सरकारें बीच में आ जाती है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। Right. हमको वहाँ की एक्सपर्टीज मिलेगी, हमारे Right. पास जो है वो हम उनको देंगे, उनके Right. पास जो है वो हमको मिलेगा। Right. अब आप सूरत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लीजिएगा, अगर चाइना की जितनी भी लूम्स आ रही हैं ये बंद हो जाएगी तो क्या ये सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बचेगी क्या? कितने That's true. सूरत के लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जो लूम बना पाएंगे? Right. अगर चाइना का माल आना बंद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से इंडियनों को नंगा ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सेल्फ सफिशिएंसी वाली बात है वो इलॉजिकल बात है। Right. Right. आप और पॉलिटिशियनों के लिए आसान होते हैं लोगों को भड़काना, बिकॉज लोगों को समझ में ये सब चीजें इतनी आसानी से नहीं आती है। ठीक है, बट अगर आप उसको थोड़ा सोचेंगे, आप थोड़ा इकोनॉमिक समझेंगे, तो आपको ये बड़ी, मैंने जैसे आपको बोला कि हम खुद सब कुछ नहीं बना सकते हैं, तो आने Right. देंगे, चाइना से क्या प्रॉब्लम है? Right. ठीक है ना? All right. So one thing that I have marked, यहाँ पे मैंने एक चीज मार्क की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, वो मुझे बता रहे हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट, वो बहुत स्ट्रांग है, उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन देम दैट ये बहुत बड़ा बबल है जो कब से फूट जाना चाहिए था लेकिन फूटा नहीं है। और इसकी वजह से मोर एंड मोर यूथ आर एक्चुअली गोइंग इनटू ब्रोकरेज बिजनेस फॉर दिस मार्केट, बिकॉज सबको लगता है कि अब जो टाइम आने वाला है इसके अंदर दे आर गोइंग टू सेट असाइड अ सेविंग, एक सेविंग को सेट असाइड करेंगे जिसको वो लोग सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर करेंगे यूज और वहां से कमाएंगे। डू यू थिंक दैट इज राइट और रॉन्ग? इफ इट इज रॉन्ग, एज अ लेमन, फॉर अ लेमन पर्सन, जस्ट टेल मी एकदम सिंपली कि कैसे उसको समझ सकते हैं कि क्यों रॉन्ग है। देखिए, स्टॉक मार्केट किस चीज काम आता है? तो स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग हाउस तो है नहीं। स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन की जगह होती है, बट वो स्पेकुलेशन के लिए भी नहीं होता, जिसको हम सट्टा कहते हैं। राइट। स्टॉक मार्केट वो एक कैपिटल मार्केट है जहां से कंपनियां अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट जुटा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेविंग कर रहा हूँ, आप सेविंग कर रहे हैं, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पास इतने पैसे हैं नहीं, आईपीओ, रिसोर्सेज हैं नहीं, राइट। तो वो रिसोर्सेज वो हमसे ले जाएंगे। अब आईपीओ की बात, टेक्निकल बात नहीं करते, हम बहुत ओके, सिंपल बात करते हैं। ऑलराइट। कंपनी के पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, हम कंपनी को कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो कंपनी एक जगह पे आती है स्टॉक मार्केट में, वो अपने आप को, शेयर जो होता है वो कंपनी का ओनरशिप होता है, वो बेचती है कि आप हमारी कंपनी के मालिक बनिए और उसके बदले में हम आपको डिविडेंड देंगे, उसके बदले में हम आपको प्रॉफिट कराएंगे। तो वैल्यू अगर ज्यादा होती है कंपनी की तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट ये कोई रोज रोज ट्रेडिंग करने की जगह नहीं है, ये कोई स्पेकुलेशन की जगह नहीं है। ठीक है, अब इंडियन जितनी भी कंपनियां हैं उनका कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, ये तो सारा बबल है। आरबीआई ने जितने पैसे छापे हुए हैं वो सारे रियल स्टॉक मार्केट में, एसेट मार्केट में जा रहे हैं। तो ये बबल क्रिएट किया हुआ है, रियल वैल्यूएशन हमें नहीं पता है। आज की तारीख में पता नहीं, देखिए आप देखिए जब से स्टार्ट हुआ है तो कुछ 42,000 पे था उसका इंडेक्स, और आज वो कुछ आई डोंट नो है, हाँ सेंसेक्स जो था वो कुछ 28-26,000 पे आके खड़ा हो गया है। और ये भी बहुत ज्यादा है, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से तो आप देखिए 2017 का बेंचमार्क पकड़ के चलते हैं तो उस टाइम पे 22,000 से 8,000 7,000 पे आ गया था। तो उस हिसाब से बबल अगर ये फूटेगा तो आई डोंट नो 15,000 10,000 का लेवल पकड़ेगा, और वैल्यूएशन तो एक्चुअली उतनी है भी नहीं कंपनियों की। राइट। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप जिस कंपनी को खरीद रहे हैं, उसका आप पार्ट बन रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं, उसकी आप वैल्यूएशन देखिए। मतलब वैल्यूएशन मतलब वो कंज्यूमर के लिए क्या कर रही है, उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है कि नहीं, ठीक है, उसके पास कैश कितना है, उसका डेट कितना है, लेवरेजिंग कितना है, छानबीन करने को बोल रहे हैं कोई आपसे। देख नहीं रहा है। तो आप बिल्कुल कुछ नहीं, सब लगे हुए हैं सट्टा बाजार की तरह। ये जो डे ट्रेडर हैं, बच्चे छोटे से इंट्राडे, कॉलेज में राइट। से निकल निकल के जा रहे हैं, उनको लगता है कि हम अमीर बन जाएंगे और हम इसमें ट्रेडिंग करके पता नहीं जल्दी जल्दी पैसा कमा लेंगे। तो इस तरह से नहीं हो। अब देखिए वॉरेन बफेट को
जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो जो जाने जाते हैं वॉरेन बफेट, उनके अभी नतीजे आए हैं उनकी कंपनी के, सारी और की कुछ सारी $40 बिलियन एयरलाइंस में का छोड़ लॉस दिया है। उन्होंने, राइट। और उन्होंने सर 40 सारी की बिलियन सारी, डॉलर का। सॉरी टू इंटरप्ट, उन्होंने सारी की सारी एयरलाइंस कंपनी के अंदर से सारा का सारा स्टॉक बेच दिया है। सो ही इज अ वेल हाँ, इन्फॉर्म्ड पर्सन, यू कैन सी दैट, इज राइट। अ विनफॉर्म, बट उनको भी लॉस हुआ है, राइट। उनको भी 40 बिलियन का घाटा हो चुका है। अच्छा। तो अगर वॉरेन बफेट जैसे लोग फंस जाएंगे इसमें, तो हमारे तुम्हारे जैसे आदमियों का तो कुछ इसमें रखा ही नहीं है, राइट, राइट। दैट्स ट्रू। हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनके लिए खाली गोल्ड और सिल्वर का एक रेफ्यूज बचा है। उसके अलावा तो मुझे और कुछ दिखा नहीं दे रहा, बिकॉज अनसर्टेनिटी इतनी बनी हुई है कि मार्केट में तो उसमें जाने का तो कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं होता है। ओके, ठीक है, आई राइट। मीन जो सीजनड हैं वो करेंगे, और जो हैं जो कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें मालूम है कि जो कंपनी मैंने खरीद के रखी है वो वैल्यूएशन वाली है और लॉन्ग टर्म रहेगी, तो वो आप उनको पकड़ के बैठे रहिए। अगर आपको भरोसा है कि मेरी कंपनी स्ट्रांग है, तो आप पैसे क्यों निकाल रहे हैं? राइट। वो नहीं निकालेंगे। जो इन्वेस्टर होते हैं, स्पेकुलेटर होते हैं, वो राइट। ये सब करते रहते हैं, और कैपिटल मार्केट स्पेकुलेशन के लिए नहीं होता ऑलराइट, ओके। है। द नेक्स्ट थिंग जो आपसे मैं पूछना चाहता था वो था कि सर, ऐसे मान लीजिए कि आप एक आम नागरिक की जगह पे हो, बिजनेस चला रहे हो, और वो इस सारे के सारे तूफान के बीच में आप फंसा हुआ है। उस इंसान को सबसे पहले टेंशन की वजह से कुछ सोच तो पाएगा नहीं सर वो, और ये ऐसा टेंशन है कि अगर 2 हफ्ते भी आप बैठ के सोच लो तो भी आपको इसका शायद हल नहीं मिलेगा। सो अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे सर? मतलब फॉर एग्जाम्पल है, आप टेक्सटाइल हो या डायमंड इंडस्ट्री में हो या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसके अंदर खासकर सूथीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे सर? क्या कर सकते हैं हम? अब देखिए, अगर उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है तो अब तो बचने के चांसेस कम ही है। हम्म। एंटरप्रेन्योर वही अच्छा होता है जो फ्यूचर को देख लेता है। ओके। ठीक है, तो अगर मैं होता तो मैं ऑलरेडी कैश बढ़ा के रखता, अपने पास काफी कैश रखता। कुछ नया इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी नहीं करता। हम्म। अभी तो बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज राइट। अनसर्टेनिटी इतनी बनी हुई है कि आपको मालूम नहीं है कल क्या होगा। राइट। और एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए बिजनेस को थ्राइव करने के लिए कि फ्यूचर में थोड़ी सर्टेनिटी रहे। लेट मी स्टॉप यू देयर सर। यहाँ पे कुछ सर है। हाँ, इसके अंदर आप बेसिकली यू आर आस्किंग के लोग अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाए जिसके अंदर वो रिट्रीट कर ले, थोड़ा लिक्विडेट कर दे, थोड़ा एसेट्स कैश बढ़ा दें, वो आप बता रहे हैं क्या? हाँ, वो करना ही पड़ेगा, आपको ओके। कंसोलिडेट ओके। तो करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, ओके। आपको कैश बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कैश नहीं होगा तो आप बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे वापस से जब भी ये खुलेगा? राइट। ठीक है, तो आप कैसे सब, और अनसर्टेनिटी इतनी बनी हुई है, आप जानते हैं, अब जीएसटी ने ऑलरेडी हालत खराब करके रखी हुई थी। अब इसके बाद ये पता नहीं क्या नए नियम लेके आएंगे कोरोना वायरस को एक्सक्यूज बना के। राइट। वो आईटी ऑफिसरों ने बोला सरकार को कि आप वेल्दी लोगों के ऊपर 40-60% टैक्स डाल दीजिए। अगर ऐसा कुछ करा तो कौन बचने वाला है? ठीक है, राइट। तो ऐसे माहौल में आप बस कैश अपने पास रखिए और पकड़ के बैठे रहिए और देखते रहिए फ्यूचर में क्या हो रहा है। ओके। पर जैसे मैंने बोला, ये सब पहले से देखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको कभी एग्जिस्टेंस में आना नहीं चाहिए था, ओके। और फिर भी वो हैं, तो वो तो जाने ही वाले हैं। एग्जाम्पल दे उनका सकते हैं आप सर? कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी ऐसे बिजनेसेस का? सो रियल एस्टेट है फॉर एग्जांपल, कार वाले हैं। ओके, ये एक्सेसिव तो नहीं बहुत आना बड़ा चाहिए था बबल था। बेसिकली, राइट। जो हाँ, एक्सेसिव अब डीलरशिप्स लोगों है के और पास ये खाना नहीं, बिजनेसेस। हाँ, आप लोगों के पास खाना नहीं है और आप कार पैदा कर रहे हो, कोई मीनिंग ही नहीं है। दैट इज ट्रू। तो उन लोगों को, अब सी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी नहीं, आएंगी। हो सकता है फार्मिंग में अपॉर्चुनिटीज बढ़े। फार्म लैंड अगर आपके पास है तो आपको बेचनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप फार्म लैंड को फिर फ्यूचर में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप फार्मिंग में जा सकते हैं। नई राइट। नई हेल्थ इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, किसको मालूम, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से इतना एब्सोल्युटली। लोगों का स्कैर है, और इसका इलाज इम्यूनिटी का है, तो उसमें ज्यादा स्कोप अब बढ़ सकता है। अगर कुछ सेक्टर बंद हो जाएंगे तो दूसरे सेक्टर आने भी राइट। वाले हैं। इंडस्ट्री तो स्पेसिफिक आप उसके रहेगा लेकिन। हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। सो और ट्रिवर्स करना सूरत जरूरी है। में जो भी है खाने पीने है। ट्रिवर्स करने की जरूरत है फ्रॉम वन बिजनेस मैंने लाइन टू सुना नहीं, अनदर। आपने क्या कहा? या मैं पूछ रहा था कि बिल्कुल, जो, वो तो जिंदगी का एक हिस्सा है। राइट। आप एक पकड़ के कभी नहीं चल सकते हैं। राइट।
ये हमारे फोर फादर्स का जमाना तो रहा नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई और आपने 35-40 साल उसी में निकाल के खत्म कर लिया। पेंशन वो पे जी नहीं है रहे पॉसिबल। हैं। हाँ, इसमें आप देखिए इकोनॉमी हमेशा फ्लूइड होती है, डायनेमिक होती है। राइट। और जहाँ सरकारें उसको और बिगाड़ रही हैं, वहाँ तो आपको बहुत ही एजाइल रहना पड़ेगा। राइट। जो भी राइट। अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको पकड़ लीजिए। धंधे ऑलराइट। एक बंद हो गए, दूसरे दो चालू हो जाएंगे। राइट। तो इतना कुछ डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइफ तो इसी तरह से चलती है, एक राइट। दरवाजा बंद होगा तो दो और नहीं खुलेंगे। पर आपको थोड़ा स्मार्ट रहना स्मार्ट पड़ेगा, रहना स्ट्रीट पड़ेगा। स्मार्ट। आप राइट। इकोनॉमिक्स को समझिए, सरकारों की पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। ठीक है, उसको समझिए। आप थोड़ा दो और पढ़ेंगे, आपको दिखना चाहिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक, राइट। सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट क्या बन रहा है। तो उसके ऊपर से अभी आप देख रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से आप उस बिजनेस में हो कि आप बिजनेस को या अब्रॉड सेटल करते हो। राइट। दैट्स तो राइट। मेरे ख्याल से उसमें नंबर बढ़ ही रहा होगा। तो मैं तो हम्म। हमेशा सलाह देता हूँ कि आप इंडिया छोड़ ही दो फिर। यहाँ तो स्कोप बहुत ही कम लग रहा है। ठीक है, तो राइट। आपका बिजनेस बहुत बूम होगा मेरे ख्याल से। मेरा यही सर नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे हम्म, स्टिमुलस पैक्स इंडिया में, जैसे स्टिमुलस पैक्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, वैसे बहुत सारे स्टिमुलस पैक बाहर की कंट्रीज में भी आए हैं, फॉरेन में। सो फॉर एग्जांपल हम्म, मिडिल ईस्ट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिंगापुर है, फिलीपींस है, शिपिंग कंपनीज के लिए। सो हम्म। डू यू थिंक कि यहाँ की जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जिनके पास कैपेबिलिटीज हैं कि वो अपना प्रोडक्ट लाइन जो है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग कंट्री में जाके, रिस्क फैक्टर जो है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डू यू थिंक दे शुड एक्चुअली टेक दैट स्टेप? अभी उन्होंने स्टेप लेना चाहिए वो, सर, क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको ये स्टेप लेना चाहिए। थी देखिए, बिजनेसेस को वहीं जाके बिजनेस करना चाहिए बिजनेसमैन को, जहाँ पे वो अपना प्रॉफिट रिटेन कर सके, जहाँ पे सरकारें कम से कम हो, छोटी हो, रेगुलेशंस बहुत ही कम हो, टैक्सेस बहुत ही कम हो, और प्रॉपर्टी राइट सिक्योर हो और हम्म। फ्यूचर सर्टेन हो। हम्म। जहाँ हम्म। पे रोज रोज नए नए डिसीजन आ रहे हो, वहां पे धंधा करना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो राइट। जाता है। राइट। तो आप और छोटी कंट्री पकड़े जहाँ पे सरकारें छोटी हों, और हम्म। छोटी होती हैं तो वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होती। राइट। और ग्रोथ बड़ी फैक्टर सी बड़ा आप होता है। स्टेट में हाँ, तो बड़ा जितना होगा उतना बुरा होगा। राइट। एक इकोनॉमिस्ट थे, E.F. शूमाकर करके, उन्होंने एक किताब लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो ओके। मेरे हिसाब से धंधे भी हैं, वो छोटे जितने रहेंगे उतना अच्छा होगा। राइट। तो दुनिया में सबसे जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, लॉन्ग रन बिजनेसेस हैं, वो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है, छोटे छोटे। राइट। अब बड़ा खड़ा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 30-40 साल चलेगा, फिर वो स्प्लेंडर हो ही जाना है। दैट्स राइट। तो आप छोटा पकड़ के चलिए, और ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे पॉलिटिकल जुरिस्डिक्शन में जाइए जहाँ पे आपको परेशान ना किया जाए, जहाँ पे आपको वेलकम किया जाए कि सर आप आइए, आप इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको रेड कारपेट बिछा के बुलाते हैं। यहाँ तो धंधा भी करो, गालियां भी खाओ, लाए लोग भी हमको बोले, और उस पर टैक्स भी भरो। मतलब थैंकलेस कंट्री हो गई है। जो मेहनत कर रहे हैं उनको गालियां पड़ रही हैं, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको सर पे बिठा के रखा हुआ है। राइट। ठीक है, सो तो ऐसी जगह पे तो आप कभी बिजनेस नहीं कर सकते। राइट। एक जहां आपको आर्ग्यूमेंट। रिस्पेक्ट मिले आप वहां जाइए। हाँ। ट्रू, ट्रू, दैट इज ट्रू। एक बहुत बड़ा डिबेट मेरा छिड़ गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हेन आई हाँ। पोस्टेड दैट पता नहीं हो क्या रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल का प्राइस जो है वो नीचे जा हम्म, रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल का प्राइस नीचे जा नहीं रहा है। जब उसका जो शेड्यूल है टैक्सेशन का, जो जीएसटी का शेड्यूल है, वो ऑलरेडी पब्लिक में डोमेन में है, और हम्म, अनाउंस भी किया हुआ है कि रियल टाइम फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस विल बी गिवन इफेक्ट। रोजमर्रा अगर ऊपर नीचे हो रहा है ऑयल का प्राइस, तो हमारा इंडिया का भी पेट्रोल और डीजल का प्राइस ऊपर नीचे जाएगा। और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक तो हुआ नहीं था। आज दिल्ली की गवर्नमेंट ने किया है सर कि वो लोग पैसा बढ़ा रहे हैं, और वो लोग जो रेट ऑफ टैक्सेस है वो भी बढ़ाना चाहते हैं उसके ऊपर। आपका क्या मानना है सर कि क्यों ये हो रहा है कि हमारा जो पेट्रोल का प्राइस है वो नीचे नहीं गया, जब एविएशन फ्यूल इतना सस्ता हो गया है सर? बिकॉज मोदी गवर्नमेंट में उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, दैट्स व्हाई टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो प्राइस तो बढ़ने ही वाली है। हैज देयर बीन एनी आप ऑफिशियल हाँ, अनाउंसमेंट फॉर दैट सर कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है उसके ऊपर? हाँ, आई थिंक 2-4 हफ्ते पहले उन्होंने बोला वो बढ़ा रहे हैं। आई थिंक 3 रुपए 4 रुपए कुछ बढ़ा दी थी, और उसके पहले भी बढ़ा ही रहे हैं। ऑलराइट। अगर आप टैक्सेस देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा होते हैं। ऑलराइट। ओके। तो और नॉट ओनली दैट, अभी आज मैं सुन रहा हूँ अल्कोहल के ऊपर कुछ टैक्सेस बढ़ाने की बातें ये चल रही हैं। 70% लोग जैसा हो गया है सर। लोग दारू खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे।
देखिए आप एक बात समझ लीजिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं उतरना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। राइट सर। ठीक है, जितनी सरकार बड़ी होगी उतना नुकसान होगा। सरकारें छोटी होंगी, सबसे बेस्ट वो ना ही हो, हम अपने अफेयर्स खुद मैनेज करें, और वो हम कर सकते हैं। उसके बारे में हम किसी दिन और बात करेंगे आपके साथ, आज नहीं। श्योर। ठीक है, जितना हमें आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, उतना हमारी लाइफ के लिए अच्छा है। राइट। जितना पैसा सरकार की जेब में जाएगा, हम उतने गरीब होते जाएंगे। एब्सोल्युटली। और ये राइट। जो गवर्नमेंट बैठी है दिल्ली में, वो तो यही सोच रही है कि बस सारा पैसा उन्हीं को ले जाना है। राइट। तो ये तो नहीं चलेगा। सूरत बेचारा खाली हो गया है। सूरत म्यूनिसिपालिटी एक जमाने में इतनी अमीर होती थी, उसकी राइट। तिजोरी के बेचारे लेवल आ गया है नीचे। तो ये बड़ी खराब बात है। ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ये जाना चाहिए। ये जब तक नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है इब्राहिम। राइट। राइट। ऑलराइट सर, आई थिंक आपको शायद जाना है सर, तो हम आज के लिए ये पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करते हैं। बट मैं आपको सर एक बार फेस टू फेस इन स्टूडियो एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ, पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। होपफुली आफ्टर दिस लॉकडाउन, जब सब कुछ पूरा होता है, थोड़ी क्रेजीनेस के बाहर निकलते हैं हम सर, तो हम बिल्कुल करेंगे उसको। फॉर द टाइम बीइंग, आई होप द लिसनर्स हैव एक्चुअली एंजॉयड दिस पॉडकास्ट। मुझे आशा है कि सबको सीखने भी बहुत कुछ मिला होगा। बहुत बहुत थैंकफुल है हम डॉक्टर मधुसूदन राज जी के कि वो हमारे पॉडकास्ट पे आए। सॉरी सर, मैं फंबल कर गया आपका नाम। No, that's okay. वो थोड़ा difficult है। Yeah, and I hope that you will be back on the podcast, sir. I hope that you stay safe और काम करते रहेंगे सोसाइटी के लिए सर, और सबको एजुकेट करते रहेंगे। Absolutely. Thank you very much, Ibrahim, for inviting me in your show. Or I promise you that I'll come back. Whenever in future you want me to join you in your studio, I will just be there. That would be just great, let sir. me know, a few days in advance so I can Absolutely. prepare for that. It was very nice sir. talking. Pleasure was mine, sir. Thank you very much, sir. Anyway, good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye.